हेलो गाइस, आप सभी का अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी में स्वागत है, वंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेस एकेडमी चैनल द्वारा यूपी पेट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने का जो श्रेय हमारी टीम ने लिया है कि 20 अक्टूबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा सभी बच्चों के लिए। ऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने का श्रेय लिया है हमारी फैकल्टी ने। तो हम आपको, आप जानते हैं, हमारे द्वारा आपको जियोग्राफी दिया जा रहा है और इंडियन जियोग्राफी अभी स्टार्ट हुआ है। इंडियन जियोग्राफी में आज हमको पढ़ना है भारत की स्थिति एवं भारत का परिचय पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में आज देना है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ये सिद्ध है कि पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरा 100% संभावना है। आप लोग जो है कॉपी और कलम निकालकर हमारे साथ लिखेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे जो आपके एग्जामों में मिल सकते हैं आने वाले। क्योंकि जब तक आप नोट्स को बेहतरीन से कंप्लीट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, जितना आप लिखेंगे उतना आपका बेहतर चीजें तैयार होगी। वो सब्जेक्ट उतना ही बेहतर तैयार होगा जितना आप उस पर साइन करेंगे। जितना आप कॉपी पे साइन करेंगे उतना ही बेहतर वो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। आपके लिए जरूरी है आप समय निकालिए, क्योंकि ये 28 अक्टूबर तक है। अक्टूबर को पेपर है, आप जानते हो। 28 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को कराने का हम लोगों ने कंप्लीट करने का श्रेय लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मेहनत से पढ़ने की बहुत जरूरत है और हम लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते नजर आएंगे एग्जाम हॉल में। आप जानते हो कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम भारत का परिचय स्टार्ट करेंगे। भारत का परिचय, भारत की मैं बात कर लूं, ये भारत है, ध्यान देना, ये भारत है। मैं छोटा सा भारत बना रहा हूं। ये छोटा सा भारत है। ये भारत है। आप जानते हो यहां पे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। इसके परिचय के बारे में बताना है कि इसको किस नाम से जानते थे पहले, अब किस नाम से जानते हैं, कितने नामों से इंडिया को जाना जाता था। तो परिचय की मैं बात कर लूं। आइए, तो मैं बात करूं भारत को एक ऋग्वैदिक काल में भारत को भरत जन के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ऋग्वैदिक काल में भरत जन के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ये मिलता है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक ग्रंथों में। दूसरी में बात करूं, इसे उत्तर वैदिक काल राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लूं, भारत को भारत से पहले अजनाम वर्ष के नाम से जानते थे। फिर नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है, लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों में। वही मैं बात कर लूं आर्यव्रतों ने इसे मनुस्मृतियों में इसे आर्यव्रत कहा गया है। क्या कहा गया? मनुस्मृति में मनुओं ने इसे आर्यव्रत कहा। और इसके बाद मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। कितने नामों से इसे जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं परिचय के बारे में। ऋग्वैदिक काल में, ऋग थोड़ा सा इससे दिखेगा ज्यादा बेटर, ऋग्वैदिक काल में इसका नाम जो है भारत पड़ा। किसके नाम पर? भरत जन के नाम पर भारत पड़ा।
नेक्स्ट में बात करूं उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर लूं थोड़ा सा, तो राजा दुष्यंत प्लस शकुंतला, शकुंतला शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा? भारत वर्ष पड़ा। आप जानते हो क्या नाम पड़ा? भारत वर्ष नाम पड़ा। नेक्स्ट में बात कर लूं थोड़ा सा आगे, भारत को भारत से पहले मैं बात करूं थोड़ा सा, भारत को भारत से पहले, भारत को भारत से पहले अजनाम वर्ष के नाम से जानते हैं, अजनाम वर्ष के नाम से जानते थे। वही मैं नेक्स्ट पॉइंट की थोड़ा सा बात कर लूं आगे कि भारत को जम्बू द्वीप कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। किस ग्रंथों में? तो मैं बात कर लूं बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। ये बातें याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं मनुस्मृतियों में, मनुस्मृतियों में इसे आर्यव्रत कहा गया है। मनुस्मृति, मनुस्मृतियों में इसे मनुओं ने क्या कहा? आर्यव्रत कहा, आर्यव्रत कहा है। ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट में बात करूं यहीं पे मुसलमान भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट वही मैं बात कर लूं यूनानी लोग जो थे, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। क्या कहा दोस्त? इंडिया कहा, जो आज भारत इंडिया भी कहते हैं, संबोधित करते हैं। बातें समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे, इसको आप लोग सारे लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में थोड़ा सा इसके आगे बात करता हूं। ये परिचय था, एक छोटा सा परिचय जो भारत से परिचित करा रहा है आपको। नेक्स्ट में बात कर लूं थोड़ा सा, जो भारत है, ये भारत दक्षिण एशियाई एक देश है, दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। आइए देखते हैं, यह दक्षिण एशियाई देश है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, जो भारत का क्षेत्रफल है पूरा का पूरा, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट में बात कर लूं, जो पृथ्वी है, जो भारत है, भारत है हमारा, जो भारत की भूमि है, उस संपूर्ण भूस्थल का, संपूर्ण भूमंडल की मैं बात कर लूं, संपूर्ण भूमंडल का, पूरी पृथ्वी का 0.57% है। भारत संपूर्ण भूमंडल का 0.57% है। भूमंडल का मतलब ये हुआ, ये स्थल है, स्थल के नीचे बीच में क्या है? जल है। इस जल के नीचे में क्या है? भूमि, कृष्ण है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लूं, जल के नीचे जो कृष्ण है, भूमि है, उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लें, और जो जल में ऊपर जो महाद्वीप हैं उनको इंक्लूड करके अगर हम निकालें, तो 0.57% है भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है, मैं बात कर लूं क्षेत्रफल, संपूर्ण भूमंडल का 0.57% है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लूं, भारत का
क्षेत्रफल संपूर्ण भूस्थल भाग का, भूस्थल की मैं बात कर लूं, भारत संपूर्ण भूस्थल, संपूर्ण भूस्थल भाग का 2.4% है। भूस्थल भाग का मतलब हो गया जो जल के ऊपर जितने स्थल दिख रहे हैं, जितने कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनको इनके अकॉर्डिंग अगर हम भारत का क्षेत्रफल निकालें तो ये केवल 2.4% है। मतलब जितने महाद्वीप जल के अंदर नहीं, जल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, सेम अगर इसके अकॉर्डिंग हम उसका क्षेत्रफल भारत का निकालते हैं तो 2.4% है। बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जो भारत है, भारत जो है चतुष्कोणीय आकार का है। कैसा है? चतुष्कोणीय। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। भारत का आकार, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्फलीय या चतुष्कोणीय। बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे दोस्त इसके बारे में थोड़ा सा और, इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें। भारत की जो, भारत को हम जैव विविधताओं वाला देश कहते हैं क्योंकि भारत में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां और जातियां पाई जाती हैं, इसीलिए अलग अलग जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इसे हम भारत को विविधताओं वाला देश कहते हैं। लिख लीजिए, भारत को विविधताओं वाला देश कहते हैं। अच्छे से नोट करिए, देश कहते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छे से नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए। आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है रेस एकेडमी चैनल द्वारा। आपको एक बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है जो हर एक एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ूं, इसमें भारत की स्थिति की थोड़ी सी बात कर लें। अब भारत की स्थिति, आइए भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की स्थिति, व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ इंडिया, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल पोजीशन इंडिया की कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। आइए देखते हैं। भारत जो स्थिति है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं बात कर लूं, ये ग्लोब है, ध्यान देना, इस ग्लोब के बीचों बीच से ध्रुवों को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री की देशांतर है। ये बीचों बीच से जाने वाली इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। और हमारा भारत यहीं पे स्थित है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, तो हम कह सकते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। तो आइए लिखते हैं, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में है। बातें क्लियर हो गई। चलें आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये यहां तक आप बातें को नोट कर लें एक बेहतरीन तरीके से। नोट हो गया सभी का? चलिए, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया। जब आपने कोई मेहनत नहीं किया, कोई समस्या का सामना नहीं किया, तो आप कैसे अपने आप को हारे मानते हो? आप रेस एकेडमी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हारने वाले नहीं, आप जीतने वाले हैं। आप जीतने वाले योद्धा हैं जो अब की बार यूपी पेट में एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करेंगे। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं कह सकता हूं भारत, ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा बड़ा, भारत विषुवत रेखा के
उत्तर में तथा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। आपको मैंने दिखा दिया, बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट में बात कर लूं, इसी में थोड़ा सा एक हेडिंग लगा के बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। आप भी याद करो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से। पहला राज्य है गुजरात, क्या नाम है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड और छठवां है मेरे दोस्त दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको भली भांति पता है, लेकिन कुछ इसमें फैक्ट हैं जो आपको अभी नई जानकारी है, उस पर चर्चा मैं करने वाला हूं। तो लिखिएगा भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे कि मैं बात कर लूं, पहला है, मैं पश्चिम से पूरब की बात करता हूं, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड और छठवां है मेरे मित्र पश्चिम बंगाल। दीदी की नगरी खेला हुई, जहां पे भयानक रूप से हुई, दीदी ने पटकनी दे दिया था और वहां पे ममता दीदी की सरकार बन गई। खेला रियल में हुआ। पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मेरे दोस्त मिजोरम। आप जानते हो इन 8 राज्यों से गुजरती है। आपको नहीं याद होता तो आप याद कर लो, एक ट्रिक बड़ी आसान है, जो काफी आसान है। ट्रिक याद करिए, कर्क रेखा के 8 राज्यों से जो गुजर रही है, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। गमछा झार, चल झार, तो याद करो मित्र पर गमछा झार, झार पे गमछा। बात समझ में आ गया? ऐसे मार दे दुनिया रोइया, धूल माटी सब जितना गर्दवा हो सब उसी के मुंह झाड़ दे, गमछा झार। आइए देखते हैं, सबसे आसान, मी से मिजोरम, तरा से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश। याद करो बेहतरीन तरीके से। झा से, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। झारखंड याद कर लीजिए। एक बेहतरीन ट्रिक है जो आपको याद करा सकती है, बट आप ट्रिक पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना बनिए। कुछ पल के लिए ट्रिकें याद रहती हैं क्योंकि एक बड़ा सिलेबस है जीएस का, तो आप कितना आप ट्रिक कलेक्शन करेंगे, बट जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम जस्ट आपके करीब पहुंच रहा है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिए। मित्र पर गमछा झार, बात समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें इसी में पॉइंट में। एग्जाम में एग्जामिनर पूछता क्या है, कहता है वह कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से सबसे लंबी दूरी तय करती है? आप बोलेंगे एमपी। किस राज्य से सबसे छोटी दूरी तय करती है? आप बोलेंगे राजस्थान। बात समझ में आ गया? फिर पूछेगा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है?
आप बोलेंगे झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर ही स्थित है, रांची। नेक्स्ट पॉइंट बनता है भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दूसरी सबसे करीब की राजधानी है? कर्क रेखा की दूसरी सबसे करीब की राजधानी किस राज्य की है? आप बोलेंगे गुजरात राज्य की गांधीनगर, गांधीनगर। आप नोट करिए सारे पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन यहां यह बन सकता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूर है? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, ये सबसे दूर है, जयपुर। जयपुर। आप इस अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से देखना है कि जो 8 राज्य जा रहे हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा, उनमें से किस राज्य की जो राजधानी है जो सबसे दूर है, इसका मतलब यही हुआ। तो आप इसको नोटिस करिए। लेकिन तीसरी सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है? तो आप बोलेंगे अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बात क्लियर हो गई? ये तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसमें। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और ऊपर वाला भाग कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। और नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। आप जानते हैं विषुवत रेखा यहीं से गई है, नीचे से मान लो। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे आप जानते हो लंबवत चमकती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, गर्मी कम होती जाएगी। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें ज्यादा चमकती हैं। जहां ज्यादा चमकेंगी तो यहां तक प्रकाश इसका ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय बोल दिए। और कर्क रेखा के उधर प्रकाश कम चमकता है, इसलिए इसे हम उपोष्ण कटिबंधीय बोल दिए। उपोष्ण का मतलब होता है कि ठंडी और गर्मी दोनों स्थितियां उत्तर वाले क्षेत्र में बनी रहती हैं। सॉरी, बातें समझ में आ गई? यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश यहां तक बहुत ज्यादा पड़ता है और ताप अधिक होने के कारण दक्षिण भारत के लोग बहुत काले होते हैं। जैसे मंगरेल, करीब मंगरेल के जैसा होता है। यहाँ की हीरोइन भी इतनी सुंदर नहीं होती, ब्यूटीफुल नहीं होती। इनको ब्यूटीफुल करने के लिए पकड़ के बोला जाता है ब्यूटी पार्लर में, पकड़ के 4 बार बोल दिया जाएगा, निकाला जाएगा, अब देखा जाएगा अब ठीक है, अब सुंदर है, सुंदर लग रही है, हाँ ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे तैसे तैसे लोग आपको एकदम गोरे गोरे दिखने चालू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, वहां पे खजर वैरायटी है, दोनों है। यहाँ गर्मी भी है, ठंडी भी ठीक ठाक होती है। उत्तर प्रदेश में दोनों वैरायटी है, ना मंगरेल है, ना टमाटर, लाल टमाटर है, दोनों वैरायटी है, संवरका वाला है। बात समझ में आ गया ना? यहाँ मंगरेला जैसा, यहाँ मंगरेली जैसी स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पे खजर छोटी बड़ी, गोर, काला, गोरार, गेहुआ कलर सब मिलता है। यहाँ पे सब वैरायटी है उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आ गया ना? लेकिन और उत्तर में आप जाइए एकदम गोरे गोरे दिखेंगे। पंजाब में चले जाइए, यहाँ के लोग और गोरे दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में चले जाइए और गोरे दिखेंगे। चीन में चले जाइए, वहां और लोग गोरे दिखेंगे। रसिया में चले जाइए, वहां का देखिए ना पुतिन को, पुतिन गुस्सा करता है तो उसका लगता है ब्लड चेहरा से ब्लड निकलेगा भर भरा के, बहुत भयानक, बहुत बुरा। बात समझ में आ गया ना? जितना सूर्य की विषुवत रेखा के करीब जो क्षेत्र होगा वहां ताप अधिक पड़ेगा और वहां के लोग उतने ही काले होंगे। बातें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपको बातें तो समझ में आ गई, थोड़ा आगे की तरफ बात कर लें। मकर रेखा की मैं थोड़ा सा बात कर लूं। मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा 82.5, सॉरी मकर रेखा की बात नहीं करना अभी। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा की मैं बात कर लूं। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर अधिक है, तब भी मैं आपके लिए आपकी कोर्स को, आपके यूपीपेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक मेहनत हमारी टीम कर रही है। आप जरूर इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा।
जो यहां से गुजरती है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश से आती है और मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए, छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए उड़ीसा जाती है। उड़ीसा ये है। उड़ीसा से होते हुए मेरे दोस्त ध्यान देना, ये उड़ीसा से होते हुए राजस्थान और ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है। ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। मतलब मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मैं लिख सकता हूं यह 5 राज्यों से गुजरती है, यह 5 राज्यों से गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मैं बात करूं उड़ीसा। पांचवी की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश है, नोट कर लो। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक समय रेखा कहां से निर्धारित की जाती है? निर्धारित तो आप बोलेंगे इलाहाबाद के नैनी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण है। मानक समय रेखा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, यूपी के इलाहाबाद के नैनी कामा मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाइए, एक जबरदस्त तरीके से, जिससे आपको लगे सारे क्वेश्चन यहां से मिलते नजर आए आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें थोड़ा सा। ये आपको बातें तो क्लियर हो गई होंगी। ये मानक समय पूरे भारत का समय निर्धारित करता है, इसे IMT कहते हैं। IMT कहते हैं। इंडियन मीन्स टाइम के नाम से भी इसे जानते हैं, मानक समय रेखा को। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात कर लें, ये जो भारत है, भारत की 2 प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कितनी प्राकृतिक सीमाएं हैं भारत की? 2 प्राकृतिक सीमाएं। कितनी प्राकृतिक सीमाएं? भारत की 2 प्राकृतिक सीमाएं हैं। कौन कौन? एक स्थल से लगती है सीमा और एक जल से लगती है सीमा। तो पहला स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। दूसरा की मैं बात करूं तो दूसरी है जलीय सीमा। वाटर बॉर्डर और लैंड बॉर्डर 2 सीमाएं बनाता है भारत। कितनी सीमाएं बनाता है? 2 सीमाएं बनाता है। तो 2 सीमाएं बनाता है, तो पहले बात कर लें स्थलीय सीमा की। आइए, स्थलीय सीमा, पहले हेडिंग लगा लीजिए, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा देखिएगा, स्थलीय सीमा यहां से स्टार्ट होती है और ये यहां तक आती है, यहां तक पहुंचती है, ऐसे बांग्लादेश के पास पहुंच जाती है। मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। यहां पे बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो मैं बात कर लूं, बहुत सिंपल है कि भारत जो है, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? यहां से स्टार्ट होती है, बांग्लादेश पे समाप्त होती है। इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है अंतरराष्ट्रीय, वो 15,200 किलोमीटर है और 7 देश भारत से अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने देश? 7 देश। पहला क्रम, अवरोही क्रम की मैं बात कर लूं, लिख लूं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले बात कर लें भारत बांग्लादेश की। अवरोही क्रम की मैं बात कर रहा हूं, ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। दूसरी में बात कर लूं, दूसरी है चीन। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तीसरी में बात कर लूं, तीसरी की मैं बात करूं तो भारत और नल्ला पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान जो बनाता है 3323 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है।
चौथे की मैं बात कर लूं तो भारत नेपाल की मैं बात करता हूं तो भारत एवं नेपाल 1725 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। सारे पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं, कौन सा देश कहां पे है, नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पांचवा में बात करूं तो पांचवा भारत और म्यांमार ये कितनी लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छठवां तो भारत भूटान, और भारत भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। सातवां में बात कर लूं तो भारत और अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत से देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट में बात कर लूं सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है भारत एवं बांग्लादेश है। भारत एवं बांग्लादेश है जो है। चले आगे बढ़े, भारत एवं बांग्लादेश है। आगे की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ये तो आपको बातें समझ में आ गई, थोड़ा सा परिचय करा दें आपका। तो इधर पाकिस्तान है, इधर जो है अफगानिस्तान है, और इधर जो है चीन है मेरे दोस्त। जो चीन चाइचुआ चीन जो है इधर जो है जो। नेक्स्ट बात करें नीचे, यहां पे क्या है? यहां पे नेपाल है, नेपाल है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के बाद हम बात करें, इधर म्यांमार है, ध्यान देना, म्यांमार है। यहां पे बांग्लादेश है। जरा काउंट करिए एक बार कि पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन और चौथा नेपाल। पांचवें की मैं बात करूं तो पांचवा भूटान है। याद रखना, ये छोटा सा अंदर में गोद में खिल रहा है, यही भूटान है जो भारत की गोद में बैठा पड़ा है। और नेपाल तो भी भारत की गोद में है ना। बात समझना, एक खिलौने की तरह खेल रहा है भारत में, एक उसकी गोद में एक खिलौने की तरह खेल रहा है, जैसे 9 महीने का छोटा सा बच्चा गोद में खेल रहा है। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद ये पांचवा हो गया, ये छठवां म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। 7 देश हैं जो भारत देश से अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके आगे मैं कल बात करूंगा। सभी को आज के लिए थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू।